यह लड़का एक सीनियर मेज जादूगर बनने वाला था और अपनी जिंदगी के प्यार को शादी के लिए प्रपोज करने को तैयार था। वह पहले से ही उन खुशहाल दिनों और रातों के बारे में सोच रहा था जो वे साथ बिताने वाले थे। लेकिन किस्मत बहुत बेरहम निकली। उसकी अनोखी और पहले कभी न देखी गई जादुई खोजें उसके सीनियर ने चुरा लीं, जिसकी वजह से उसका प्रमोशन रुक गया। रईसों ने इस मौके का फायदा उठाकर उसकी मंगेतर को उससे छीन लिया और उसे एक ऊंचे ओहदे वाले रईस के हाथों बेच दिया गया, रात के मनोरंजन के लिए एक खिलौने की तरह। सिर्फ गुस्से और दर्द से भरा हुआ उसने उन पर हमला करने का फैसला किया, लेकिन क्योंकि उसका सारा ध्यान अपनी खोजों पर था इसलिए वह हार गया और उसे जेल में डाल दिया गया। वहां उसे पता चला कि कुछ दिन रईसों के साथ बिताने के बाद उसकी प्रेमिका ने अपनी जान देने का फैसला कर लिया था। अब पूरी तरह से अकेला और गहरे दुख में डूबा हुआ उस वर्जित काली जादू की शक्ति का पूरी तरह से इस्तेमाल करने का फैसला किया। उस वर्जित शक्ति की मदद से उसने पहरेदारों को मार डाला और जेल से भाग निकला। उन लोगों के महल पर हमला किया जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और उन्हें दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। रईसों ने उसे दौलत, उसका पुराना ओहदा और कोई भी नई औरत जो वह चाहता सब कुछ देने की पेशकश की। लेकिन वह आदमी जिसने अपना सब कुछ खो दिया था उसने इनमें से कुछ भी स्वीकार नहीं किया। बदले के अलावा उसे और कुछ नहीं चाहिए था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें मार डाला और उस अन्यायपूर्ण और भ्रष्ट कुलीन व्यवस्था के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए गोलिम सेना को आगे बढ़ाया। लेकिन दुनिया के पास अपना एक नायक था, एक ऐसा लड़का जिसे देवी का आशीर्वाद प्राप्त था। उसे दानव राजा का नाम दिया गया, उसे सभी बुराइयों का अवतार होने का आरोप लगाया गया और फिर एक लंबे युद्ध में उसका सामना उस चुने हुए नायक की सेना से हुआ। अंत में केवल वह नायक ही जीवित बचा। वह जादूगर उस दैवीय शक्ति पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ रहा, लेकिन सिर कलम किए जाने से ठीक पहले उसने एक अंतिम अंधकार शाप, डार्क कर्स दिया, जिसने उस नायक और उसकी समस्त वंश परंपरा पर एक अमिट कलंक लगा दिया। और अब सैकड़ों वर्षों बाद भी वह शाप अभी भी अपना प्रभाव बनाए हुए है। उस तथाकथित नायक की रक्त परंपरा अब विलुप्त होने की कगार पर खड़ी है और वहीं दूसरी ओर वह तथाकथित दानव राजा अभी अभी पुनर्जन्म लेकर वापस आया है, ठीक उसी रूप में, उसी काया में। परिवार को उसने एक बार श्राप दिया था, लेकिन उसका श्राप इतना असरदार था कि परिवार दिवालिया होने वाला था और सब कुछ खोने वाला था। दिक्कत यह है कि अब उसे हर एक अमीर आदमी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए फिर से ताकत चाहिए। जैसे ही वह चीखते हुए उठा, बटलर हैंस कमरे में आया। उनकी थोड़ी बातचीत हुई, जहां लड़कों ने धीरे धीरे पता लगाना शुरू किया कि वह कहां है और कौन है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 500 साल पहले उसने जो मामूली श्राप दिया था उसने सच में उस आदमी के खानदान को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और अब वह भी उससे प्रभावित हो रहा था। कुछ किताबें पढ़ने के बाद वह सब कुछ समझ गया और बस यही सोच सकता था कि हारने के लिए वही दोषी है, लेकिन किसी वजह से उसे लगता है कि श्राप का ही इस परिवार में उसके पैदा होने से कुछ लेना देना है। लेकिन अब उसके पास अपनी सेना को फिर से इकट्ठा करने का मौका था ताकि पूरी तरह से खत्म हो जाए भ्रष्ट रईस। लेकिन अचानक उसने बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। उसके सभी नौकर चाकर डरे हुए और तनाव में थे और वहां 4 फुट का एक बदसूरत व्यापारी खड़ा था जिसका नाम डैरेन था। वह कह रहा था कि उसे अभी के अभी युवा मालिक से मिलना है, उसे अपना कर्ज चुकाना था। आरएमसी हंसा और कहा कि वह श्राप सचमुच बहुत असरदार था, क्योंकि उस आदमी पर तो कर्ज भी था और इससे भी बुरी बात यह थी कि वह कर्ज 30,000 पैसों का था। यह वह पैसा था जो उसने अपनी मानसिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए लिया था, लेकिन उसने कभी उसे चुकाया नहीं। हंस ने समझाने की कोशिश की कि मालिक की तबीयत ठीक न होने के कारण उन्हें आराम की जरूरत है, लेकिन व्यापारी ने उसकी एक न सुनी। उसने कहा कि उन्हें इस मामले के बारे में खुद युवा मालिक से ही सुनना है। उसी पल सब लोग चुप हो गए। फिर उस आदमी ने कहा कि उनके हाव भाव देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वे यह कर्ज चुका नहीं पाएंगे। अभी 30,000 पैसों को छोटी रकम नहीं है और इसी वजह से वह एक ऑफर देने वाला है। उन्हें बस अपने घर में मौजूद जायंट को सौंपना है, जो शायद 30,000 की भी कीमत का नहीं है, क्योंकि वह सेकंड हैंड है। और उसी पल दूसरा सैनिक कहता है कि यह नामुमकिन है। उनके पास पूरे घर में सिर्फ 3 जायंट है, इसलिए वे उनमें से किसी एक के बिना इलाके की रक्षा नहीं कर पाएंगे। हर कोई उस परेशान करने वाली बहस में लगा रहता है और ऊपर से सब कुछ देख रहा हीरो बस हंस रहा था। कह रहा था कि उस बेवकूफ लीन को यह देखना चाहिए था। इसके बाद व्यापारी उनसे शांत होने के लिए कहता है। उसने कहा कि निजी तौर पर वह उस विशालकाय जीव और पूरी हवेली को अपने कब्जे में लेना चाहता है, लेकिन वह नहीं चाहता कि लोग यह सोचें कि महान नायक का घर उन्होंने ही छीना है। और इसी वजह से वह कहता है कि उसे वह चीज चाहिए जिसकी ओर वह इशारा कर रहा है। वह गुस्साया हुआ सैनिक कहता है कि उसने पहले ही बता दिया था कि उसे वह विशालकाय जीव नहीं चाहिए, लेकिन व्यापारी का इशारा उस चीज की ओर नहीं बल्कि उसके पीछे मौजूद जादुई मीनार की ओर था। सभी लोग इस प्रस्ताव पर सोचने लगते हैं, क्योंकि यह उस विशालकाय जीव के मुकाबले एक बेहतर विकल्प था। आखिरकार अब उस जगह पर कोई जाता भी तो नहीं था। वह चीज अब लगभग बेकार ही हो चुकी थी। और ठीक उसी पल मुख्य पात्र प्रोटैगोनिस्ट उस मीनार को देखते हुए कमोबेश ये समझ ही गया था कि आखिर चल क्या रहा है। आखिरकार वह जादुई मीनार उसी की तो थी। 500 साल पहले उसका घर उस जगह से काफी दूर हुआ करता था जहां दानव राजा की मीनार स्थित थी, वहां मौजूद था। और यह वही जगह थी जहां वह कटरीना के साथ रहता था। वह घर पुराना और पूरी तरह से टूटा फूटा था, लेकिन फिर भी वह उसका घर ही था। और अब वर्तमान में हमारा लड़का उस स्थिति को लेकर बहुत गुस्से में था और वह व्यापारी सचमुच उस टावर में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेता हुआ लग रहा था। वे लगभग एक समझौते पर पहुंच ही चुके थे और ठीक उसी पल हमारा हीरो वहां आ पहुंचता है। यार,
वह लड़का सचमुच कुछ ठीक नहीं लग रहा था। व्यापारी उससे पूछता है कि क्या वह अब ठीक हो गया है और कहता है कि उसके जागीरदारों के साथ बातचीत काफी अच्छी चल रही है। अब उन्हें बस एक दस्तखत की जरूरत है जिससे यह पक्का हो जाए कि उसकी कंपनी ही डायमंड टावर का सारा इंतजाम देखेगी। लेकिन हमारा लड़का, वह गुस्से से भरा हुआ लड़का, पूछता है कि क्या उन्हें बस बातें करना ही आता है? उन्हें तो यह भी नहीं पता कि यह कैसी जगह है। वह पूछता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई जो वह इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह लड़का इतना गुस्से में क्यों था। और समन कहता है कि उनके इलाके के ठीक बीच की जमीन पर कब्जा करने के बाद वे उस इलाके को विकसित करने के बहाने अपना दबदबा और अधिकार बढ़ाना चाहते हैं ताकि पर्यटन के नाम पर लोग वहां बेरोक टोक आ जा सकें। वह पूछता है कि क्या उसे लगता है कि उसने कुछ गलत समझा है। सच कहूं तो उसे ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी और यह सब सुनकर जाहिर है व्यापारी के पास अब ज्यादा विकल्प बचे नहीं थे। वह सोचने लगा कि ऐसे मौकों पर उसे और भी ज्यादा आत्मविश्वास से भरा जवाब देना होगा। इसलिए उसने कहा कि लेन अपना कर्ज नहीं चुका पा रहा है और इसीलिए वे उसके साथ नरमी बरतने की कोशिश कर रहे थे और यह प्रस्ताव लेकर आए थे। उसकी कंपनी को किसी भी तरह से अपना पैसा वापस पाना है। और समन कहता है कि उसने कभी भी यह नहीं कहा कि वे कर्ज नहीं चुकाएंगे। उसने ऐलान किया कि 10 दिनों के अंदर वह सब कुछ चुका देगा, जिसमें ब्याज भी शामिल है, और उसने उन्हें अपनी नजरों से दूर चले जाने को कहा। यार, वह लड़का सच में बहुत गुस्से में है। इसके बाद कोई और चारा न होने पर सब लोग चले जाते हैं और व्यापारी कहता है कि वह देखेगा कि क्या वह अपनी बात पर कायम रह पाता है। जब सब कुछ तय हो जाता है तो बगल में खड़ा एक सिपाही कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने व्यापारी से क्या कहा। वह कहता है कि जागीरदार सच में उसके इस ऐलान से हैरान है। अपने पुरखों की उपलब्धियों और इज्जत की रक्षा के लिए उसे इतना गुस्सा होते देखना सच में कमाल का था। लेकिन सैमुअल जानना चाहता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है और वह आदमी कहता है कि उसे नहीं पता था कि उसे अपने परिवार की इज्जत पर इतना गर्व है। लेकिन मेरे दोस्त, जाहिर है इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? फिर हैंस पूछता है कि क्या वह जान सकता है कि वह कर्ज चुकाने का क्या इरादा रखता है। आखिर वह रकम इतनी ज्यादा है कि उससे एक और विशालकाय चीज खरीदी जा सकती है। अभी उनके पास कर्ज लेने के लिए पर्याप्त जमानत नहीं है। वह पूछता है कि क्या उसके पास कोई और हल है। हालांकि वह लड़का इनमें से कुछ भी सुनना नहीं चाहता और जैसे ही वह वहां से जाने लगता है वह कहता है कि वह अपने तरीके से कर्ज चुकाएगा और उन्हें बस वहीं खड़े होकर देखना चाहिए। और इस तरह समय बीतता गया और समन उस जगह के बारे में सब कुछ जानने लगा। लेकिन जाहिर है वह किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं था, ये पूछते हुए कि क्या यह वह परिवार नहीं है जिसने राक्षस राजा को मारा था और वहां बिल्कुल कुछ भी क्यों नहीं है। ये पूछते हुए कि क्या उन्होंने सब कुछ चुरा लिया। हालांकि जाहिर है वे ऐसा नहीं करेंगे, है ना? अगर वह फैमिली ट्री देखेगा तो वह समझ जाएगा, क्योंकि हीरो लैकिन के राक्षस राजा को मारने के बाद उसे लीबिया राज्य के दक्षिण में एक बड़े इलाके पर मार्की का टाइटल दिया गया था। उस समय ड्यूक बारोक ने लीबिया राज्य के खिलाफ बगावत भड़काई और विकाउंट लीन ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्योंकि वह हो रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हालांकि चूंकि वह जवान आदमी राक्षस राजा के श्राप के अधीन था, इसीलिए उसे पूरी तरह से बुरी हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद उसका टाइटल रद्द कर दिया गया और उसे सीमा पर देश निकाला दे दिया गया और अपनी उम्र के कारण जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। स्थिति को देखते हुए समन तुरंत सोचता है कि ऐसा लगता है कि लैन का वहां अपना इलाका बसाने का कभी इरादा नहीं था, यह कहते हुए कि इस परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि यह एक चमत्कार है। ये 500 साल तक टिक गया। सच कहूं तो वह जानना चाहता था कि वे ऐसे कैसे हो गए। और हैक्सन कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पुरखे अपनी पुरानी शान वापस पाना चाहते थे और वापसी करना चाहते थे। उसके पुरखे कुछ भी करने को तैयार थे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी सारी दौलत और अधिकार का इस्तेमाल करना पड़े। वे इस परिवार की इज्जत वापस लाना चाहते थे। हालांकि इसके सदस्यों को मिले श्राप की वजह से चाहे उन्होंने कितनी भी मेहनत क्यों न की हो, उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं और इस तरह एक दिन दुनिया को बचाने वाले हीरो का घर तबाह हो गया। सच कहूं तो उसे खुद भी ठीक से याद नहीं कि उसे यह सब परिबल याद है या नहीं, लेकिन उस बड़ी घटना के बाद आधे महीने से ज्यादा समय तक बेहोश रहने की वजह यह थी कि वह अपने परिवार की इज्जत वापस दिलाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहा था। वह यह साबित करना चाहता था कि उसमें एक हीरो वाले सारे गुण हैं और इसलिए उसने खुद को और भी ज्यादा मुश्किलों में डाला। यह सब सुनकर हमारा लड़का कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बोला कि मौजूदा हालात में वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उस बूढ़े आदमी ने हर बात के लिए माफी मांगी, लेकिन यकीनन कुछ न कुछ तो ऐसा होगा जो वे कर सकते हैं और अगर इसके लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़े तो भी वह कर्ज चुकाने के लिए जरूरी पूरी रकम जुटाने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा। हालांकि सामुन ने कहा कि इन सब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में अभी अभी एक नया ख्याल आया है। आखिर उन्हें बस किसी भी तरह से वह पैसा वापस चुकाना है ना? और यार, जाहिर है इस सब का नतीजा कुछ भी अच्छा नहीं निकलने वाला था। और थोड़ी ही देर बाद सभी दरबारी हैरान रह गए। उस लड़के ने तो सचमुच हीरोलिन की मूर्ति ही उठा ली थी। हैंस तो अपना आपा ही खो बैठा था। वह सोच रहा था कि कल तक तो मूर्ति यहीं थी, तो आखिर वह कहाँ जा सकती है। लेकिन इस वक्त यह सबसे जरूरी बात नहीं थी, क्योंकि उसे सबसे पहले अपने लॉर्ड मालिक को ढूंढना था। और ठीक उसी पल एक सिपाही वहां आया और बताया कि एक बड़ी गड़बड़ हो गई है। लॉर्ड उस वक्त वहां से निकल गए जब सुरक्षा व्यवस्था सबसे कमजोर थी। हैंस को फौरन समझ आ गया कि आखिर चल क्या रहा है। वह सोचने लगा कि लॉर्ड आखिर करने क्या वाले हैं। इस बीच वह लड़का
लड़का एक ठेले पर लाद कर उस मूर्ति को कहीं ले जा रहा था। बग्घी चलाने वाला एक सवाल पूछना चाहता था। सैमन पूछता है कि वह कौन है और वह आदमी हैरान हो जाता है कि सैमन उसे भूल गया। आखिर उसका नाम फिलिप्स है और वह सैमन के रक्षक नाइट के तौर पर उसकी सेवा करता है। वह पूछता है कि क्या सैमन सच में उस मूर्ति को बेचना चाहता है और लड़का कहता है हाँ, क्योंकि अगर वे उसे पिघला देंगे तो उससे अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। वह आदमी कहने की कोशिश करता है कि वह मूर्ति बहुत जरूरी थी, लेकिन जाहिर है सैमन उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। वह पूछता है कि क्या 5 सदियों का इतिहास उसे खाना खिलाएगा। वह आदमी कहता है कि सिर्फ उस मूर्ति को बेचकर वह अपना कर्ज नहीं चुका पाएगा। हालांकि सैमन कहता है कि यह तो उसकी योजना का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असल में वह मूर्ति से मिले पैसे का इस्तेमाल जुआ खेलने और 30,000 जीतने के लिए करने वाला है। वाह, कितना बेवकूफ है। यह सुनकर जाहिर है वह सिपाही हैरान रह जाता है ना। वह पूछता है कि अगर वह सारा पैसा हार गया तो क्या होगा। अगर उसे पता होता कि यह योजना है तो सच कहूं वह उसके साथ जाता ही नहीं। इसलिए उन्हें अब वापस चले जाना चाहिए और जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन यार, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। और सैमन कहता है कि अगर वह अब वापस गया तो उसे समझाना पड़ेगा कि वह महान पूर्वज की मूर्ति लेकर क्यों निकला था, और अगर उसका कारण ये होता कि उसे जुआ खेलने के लिए पैसे चाहिए थे तो वे उसे कभी माफ नहीं करते। इसके अलावा उसे पक्का यकीन है कि अगर वह अब वापस गया तो उसे हमेशा के लिए परिवार से निकाल दिया जाएगा, है ना। वे उसके साथ कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वह उस जगह का मालिक है, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ उसे ही बाहर निकाला जाएगा, है ना। फिर यार, जाहिर है उस बिगड़ैल लड़के ने पहले ही समझ आ गया था कि क्या हुआ था और चलते रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है ना। साइमन उससे कहता है कि वह सोचे कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, क्योंकि वह एक कंगाल आवारा बन सकता है या एक हीरो भी बन सकता है जो उस धन्य घर को सम्मान दिलाएगा। बेचारे को पहले ही चुनने के लिए कहता है। कोई और रास्ता ना होने पर उन्हें चलते रहना होगा। और सैनिक को लगता है कि उसने सुना है कि कोमा से उठने के बाद उसकी पर्सनैलिटी बदल गई है, लेकिन यह आदमी असल में खुद शैतान है। और थोड़ी देर बाद दोनों एक नाव के पास थे और उस पर चढ़ने के बाद आखिरकार वे अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। कुछ समय बाद एक पोर्ट सिटी में आखिरकार वे उस घटिया मूर्ति को बेचने में कामयाब हो गए। चारों ओर देखते हुए सैमन कहता है, यह जगह निश्चित रूप से बदल गई है। और लड़का पूछता है कि क्या वह पहले वहां गया है। वह कहता है, बस थोड़ा सा, हालांकि यह पहले ऐसा नहीं था। आखिरकार उस समय यह ऐसी जगह नहीं थी जहां वे एक मॉन्स्टर की वजह से आसानी से पहुंच सके, और यह असल में एक सुनसान आइलैंड था। खैर, 500 साल बीत चुके हैं और वहां जाना पक्का एक अच्छा आइडिया था। और इस तरह समय बीतता गया और दोनों शहर में घूमते रहे, अपने आसपास की हर चीज को जानते रहे। और यार, आखिरकार जुआ खेलने का समय आ गया। मैं पहले से ही बता सकता हूं कि इससे कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। समन बिना समय बर्बाद किए पहले से ही अंदर जाना चाहता था। वह उस जगह से जाने लगता है, लेकिन लड़का उसे रुकने के लिए कहता है। उसे पहले थोड़ी ताज़ी हवा चाहिए होती है और वह पूछता है कि क्या उसे कोई ऐसा तरीका पता है जिससे हर खेल जीता जा सके। और वह लड़का पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि जब जुए की बात आती है तो आपका रवैया ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद जुआ खेलते हुए वह लड़का लगभग सब कुछ हार चुका होता है। और मेज के दूसरी तरफ बैठा आदमी पूछता है कि क्या वह खेलना जारी रखेगा। जाहिर है उसके पास अब कोई पैसा नहीं बचा था, इसलिए उन्हें वहीं रुक जाना चाहिए था, है ना। हालांकि मुख्य किरदार ने पहले ही अपना मन बना लिया था और उसने फिलिप्स को बाकी बचे सारे पैसे दांव पर लगाने का हुक्म दिया। वह आदमी घबरा जाता है, लेकिन उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई और चारा नहीं था, है ना। और सैमसन, जो आत्मविश्वास से लबालब था, उसे कहता है कि वह एक ही बार में सब कुछ दांव पर लगा दे। फिलिप्स को लगता है कि अब तो उनके परिवार का सर्वनाश होना तय है। और मेज के दूसरी तरफ बैठा आदमी कहता है कि वह जरूर इस खेल को लेकर बहुत घबराया हुआ होगा। और सैमसन कहता है कि घबराने से खेल का नतीजा नहीं बदल जाता। इस पर वह आदमी कहता है कि अगर ऐसा ही है तो उन्हें अपने पत्ते दिखा देने चाहिए। उसे अपने पत्तों पर पूरा भरोसा था। उसे पहले से ही लग रहा था कि वह जीत चुका है, लेकिन सैमसन उससे रुकने के लिए कहता है। आखिरकार जब वह अपने पत्ते दिखाता है तो वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि वह हार गया है। और मुख्य किरदार हमेशा की तरह बड़े ही बेफिक्री भरे अंदाज में कहता है कि यह एक बढ़िया खेल था। लेकिन मेरे दोस्त, वह आदमी अपनी हार से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने कहा कि शायद उसने किसी तरह की चाल चली है। और सैमसन कहता है कि वह अच्छी तरह जानता है कि उसके पीछे खड़े लोग उसे उसके सारे पत्तों के बारे में बता रहे थे। जाहिर है ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उसे इस बात का पता न चले, क्योंकि आसपास खड़े सारे दर्शक उसी के आदमी थे। लेकिन जिस वजह से वह बार बार उस चाल में फंस जाता था वह यह थी कि उसे सचमुच हर एक कार्ड को छूना पड़ता था। जाहिर है वह उनमें थोड़ी सी माना जादुई शक्ति छोड़ देता था और इस तरह वह अपने निशानों की मदद से उन्हें काबू कर सकता था। इसी तरह वह जीतता था और फिर सामन उसे कहता है कि वह अपनी हार मान ले। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। और यार, उस आदमी ने उस लड़के के पीछे ढेर सारे लोग लगा दिए। लड़का कहता है कि ये बेवकूफा लोग आज भी वैसे के वैसे ही हैं। 500 साल बीत जाने के बाद भी अब उसके पास उतनी माना नहीं बची थी जितनी पहले हुआ करती थी। लेकिन जब उनका सामना करने की बात आती है तो यह कोई समस्या नहीं है। ठीक उसी पल कुछ भाड़े के सैनिक मर्सिनरीज बिना कोई समय बर्बाद किए हमारे हीरो और फिलिप्स पर हमला बोल देते हैं। फिलिप्स अपनी तलवार निकालता है और उनसे पूछता है कि उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वे लाकान परिवार के इकलौते वारिस के खिलाफ खड़े हो गए, जिसका मतलब यह था कि वह शायद अपनी जान जोखिम में डालने के लिए भी तैयार था, है ना। यह देखकर वह आदमी डर के मारे अपनी पैंट गीली कर देता है और कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन जाहिर है अब माफी मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, है ना। इस बीच हमारा लड़का दूर से ही यह सब कुछ देख रहा था और थोड़ी देर बाद वे ढेर सारा पैसा लेकर बड़े ही आराम से उस जगह से निकल जाते हैं। पीछे मुड़कर देखते हुए सामन सोचता है कि उसने तो यही सोचा था कि वह लड़का सिर्फ एक पोर्टर
सामान ढोने वाले के तौर पर ही काम का है, लेकिन वह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा हुनरमंद निकला। खैर, आज उन्होंने जो पैसा जीता था वह बुरा नहीं था, लेकिन इतना सारा हंगामा मचाने के बाद अब जुए के अड्डों का इस्तेमाल करना मुश्किल होगा। और बात बदलते हुए वह पूछता है कि जुए के अड्डों के अलावा पैसे कमाने की कोई और जगह भी है क्या। 11:50 जुए के अड्डों के अलावा फिलिप बताता है कि जायंट्स का अखाड़ा, अरीना ऑफ जायंट्स भी एक जगह है, क्योंकि ठीक अतीत की तरह ही आज भी जायंट्स, विशालकाय जीव, अखाड़ों में एक दूसरे से लड़ते हैं और लड़ाई के हिसाब से ही मिलने वाली रकम भी तय होती है। कमाए गए पैसे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर वो अच्छा करता है तो वो काफी अच्छी रकम कमा सकता है। समन गहरी सोच में पड़ जाता है और लड़का कहता है कि बस उस पर भरोसा करो, क्योंकि वो इंपीरियल मिलिट्री एकेडमी ऑफ जायंट्स के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में से एक था। तो हमारा हीरो उस जगह को देखने जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसी पल दोनों को सड़क के दूसरी तरफ से शोर सुनाई देने लगता है। दो सैनिक एक बच्चे का सामना कर रहे थे और साइमन हालात देखकर सोचता है कि भले ही दुनिया बदल गई है, फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी नहीं बदलती। कुछ चीजें समय के साथ और भी खराब हो जाती हैं, लेकिन बेशक वो ऐसा इतनी आसानी से नहीं होने देगा, है ना। और जैसे ही वो सैनिकों का सामना करने वाला था, उसी पल कोई और आ जाता है। लड़की पूछती है कि क्या वे रॉयल गार्ड नहीं है और क्या उन्हें नागरिकों की रक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय वे इसका उल्टा कर रहे थे, बच्चों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल कर रहे थे। और उस लड़की को देखकर हीरो तुरंत हैरान हो जाता है। आखिर वो औरत उसकी पत्नी से काफी मिलती जुलती दिखती है। इसके बाद सैनिक कहता है कि अगर वो राजकुमारी भी होती तो भी विरोध करना बेकार होता। और वो पूछती है कि क्या वो मानता है कि लोगों को जानवरों की तरह ऐसे माहौल में बंद करना सही था जो रहने लायक नहीं था। वे मासूम बच्चे हैं जिन्होंने अपना देश और अपना परिवार खो दिया, और अगर वे दोषी थे तो वो सबसे पहले सजा पाएगी। कुल मिलाकर वल्गा राज्य की राजकुमारी बनने से पहले वो शरण मांगने वाली एक रिफ्यूजी थी। वहां बहस चलती रही और फिलिप कहता है कि हालात खराब होते जा रहे हैं, और बात बदलते हुए हीरो पूछता है कि क्या वो जानता है कि वो औरत कौन है। वो कहता है कि वो वल्गा राज्य में काफ़ी फेमस है, क्योंकि उसे रईसों के फैसले की परवाह नहीं है। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसने सुना कि उनका राज्य बर्बाद हो गया, और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो राजकुमारी री को ऐसी जगह देखेगा। वो नाम सुनकर समन हैरान रह जाता है, ये सोचकर कि वो कितना भी दिखे उसे पक्का लगता है कि वो कैटरीना है। सोच रहा है कि क्या उसने भी उसकी तरह दोबारा जन्म लिया है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो पहले जैसी दिखे। इस पर लड़की बच्चे की मदद करना शुरू कर देती है, लेकिन फिर सैनिक कहता है कि वो उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकता, नहीं तो उन्हें सजा मिलेगी। और वो हालात देखकर हीरो तुरंत सैनिक पर हमला कर देता है, और उस आदमी को मुक्का मारते हुए वो सोचता है कि भले ही समय बीत जाए और दुनिया बदल जाए, ये कचरा कभी गायब नहीं होगा। इस पर लड़की कहती है बस बहुत हो गया, और फिर तुरंत लड़का होश में आ जाता है। लेकिन दूसरा सैनिक साफ तौर पर इसे जाने नहीं देगा, और फिलिप सिचुएशन में आते हुए पूछता है कि क्या उनका शाही कानून एक जान से ज्यादा जरूरी है ना। फिर बेशक सिपाही के पास बचने का कोई और रास्ता नहीं था, और फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं, है ना। बिना कोई समय बर्बाद किए सैमन उस लड़की को कैटरीना कहकर पुकारता है और उसकी ओर दौड़ते हुए पूछता है कि क्या उसे कोई चोट लगी है। लेकिन जाहिर है उस बेचारी लड़की को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा कि वो कौन है। सैमन पूछता है कि क्या वो उसे पहचानती नहीं है, लेकिन वो उसे और करीब आने से मना करती है और पूछती है कि उसमें और उन पहरेदारों में क्या फर्क है जो उन बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि ऐसा लगता है कि वो उसे कोई और समझ रहा है। वो कहता है कि उसका नाम कैटरीना नहीं बल्कि रिया है। ठीक उसी पल फिलिप वहां आकर सारी बात समझाता है और सैमन चुपचाप वहीं खड़ा रहता है, गहरी सोच में डूबा हुआ। ये सोच रहा होता है कि उसने अकेले न जाने कितने घंटे कैसे बिताए, ये जानते हुए भी कि वो लड़की कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन फिर भी उसने ये सारा बखेड़ा सिर्फ इसलिए खड़ा किया था क्योंकि वे दोनों दिखने में एक जैसी लगती थीं। ठीक उसी पल एक बुजुर्ग आदमी वहां आता है और पूछता है कि राजकुमारी वहां क्या कर रही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो फिर से पहरेदारों से लड़ रही हो। और ठीक उसके बाद वो पूछता है कि राजकुमारी के बगल में खड़े वे लोग कौन हैं। हालात अभी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए अगर वो राजकुमारी के ज्यादा करीब ना जाए तो बेहतर होगा। तब सैमन कहता है कि ये सब बकवास है। भले ही ये सच हो कि उसने हालात को गलत समझा था, लेकिन इस बात से ये सच्चाई नहीं बदल जाती कि उसने मदद की थी। उसने ये सब किसी चीज की उम्मीद में नहीं किया था, लेकिन अगर वो कम से कम शुक्रिया ही कह देती तो अच्छा रहता, है ना। हाँ, कम से कम इस मामले में तो वो सही ही है। और ठीक उसके बाद वो लड़का बेपरवाही से अपना मुंह दूसरी ओर फेर लेता है और वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि बस उन्हें जाने दो। थोड़ी देर बाद जायंट्स के अखाड़े में हजारों लड़ाइयों में से एक और लड़ाई चल रही है। मुख्य किरदार और फिलिप्स दूर से सब कुछ देख रहे हैं, और फिर अखाड़े के बीच में विजेता की घोषणा की जाती है। फिलिप्स कहता है कि उसने फिर से शर्त सही लगाई है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनका सारा कर्ज उतर जाएगा और वे अमीर बन जाएंगे। और इस स्थिति के बीच सामन सोचता है कि यह सब काफी आसान है। जायंट्स गोलम जादू पर आधारित है और वो आसानी से विजेता का पता लगा सकता है क्योंकि वो उनके माना के प्रवाह को देख सकता है। तो अगली लड़ाई आखिरकार शुरू होने वाली थी, और यार वो जायंट कुछ अलग ही है। साइमन चुपचाप सब कुछ देखता रहता है
और जब दूसरा दरवाजा खुलता है तो एक छोटा जाइंट सामने आता है और मुख्य किरदार, जिस पर यकीन करना मुश्किल है, कहता है कि उस पर सब कुछ दांव पर लगा दो। जाहिर है फिलिप्स को कुछ भी समझ नहीं आया और सामन कहता है कि उसे उस जाइंट में कुछ अलग नजर आ रहा है। कुछ मिनट बाद, और सचमुच मेरे दोस्त, वो छोटा जाइंट लड़ाई में डटा हुआ था। यकीन नहीं होता, वो पलटवार भी कर रहा था। और ठीक उसके बाद कुल्हाड़ी वाला जाइंट कहता है कि उसे लगा था कि वो बस एक नौसिखिया है, लेकिन अब उसे दिख रहा है कि उसमें कुछ हुनर है। लेकिन बदकिस्मती से ये अभी भी काफी नहीं है। दूर से लड़ाई देख रहा फिलिप सोचता है कि वो जाइंट तो वैसे भी हारने वाला था, लेकिन सामन को लगता है कि दूसरे जाइंट का पल्लड़ा भारी है। इसलिए वो जानना चाहता था कि वे क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वे बिल्कुल भी माना का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। वो विशालकाय जीव पहले से ही जमीन पर लेटा हुआ था और जैसे ही उस पर हमला होने वाला था, उसने आखिरकार अपनी माना सक्रिय कर दी। ठीक उसी पल एक जोरदार धमाका हुआ और वो विशालकाय जीव बस गायब हो गया। उस बड़े राक्षस ने छलांग लगाई और एक जादुई घेरा बनाकर दूसरे विशालकाय जीव पर आग का एक जोरदार गोला दाग दिया। आखिरकार वो बढ़त बनाने में कामयाब रहा और कुछ ही देर बाद उसे विजेता घोषित कर दिया गया। फिलिप ने कहा कि उसे पूरे समय उस पर पूरा भरोसा था और हमारा मुख्य पात्र हैरान होकर पूछता है कि क्या उन्होंने सचमुच जादू का इस्तेमाल किया था। ऐसा होना तो नामुमकिन है। इस पर फिलिप बताता है कि उस विशालकाय जीव को चलाने वाली लड़की का नाम कैरन है और शायद वो एक रूनिक नाइट है। विशालकाय जीवों को जादू का इस्तेमाल करते देखना बहुत आम बात नहीं है, लेकिन शायद वे दांव को और रोमांचक बनाने के लिए अपनी असली ताकत छिपा रहे हैं। हालांकि समन के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हथियारों के जरिए जादू का इस्तेमाल करने का जो सिद्धांत था उसे उसने खुद ही इजाद किया था और वो तरीका फिर चाहे कितना भी समय क्यों न बीत गया हो, कोई दूसरा इंसान कभी भी दोहरा नहीं सकता। आखिर ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो काले जादू के इस्तेमाल के साथ ही पूरी होती है। कुछ देर बाद भी समन विशालकाय जीवों के अखाड़े में ही मौजूद था और फिलिप तो बस लगातार बोले ही जा रहा था। समन ने कहा कि वो कुछ सोचने में व्यस्त है और फिलिप की बातों से उसे कोई खास मदद नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी ओर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि वो लड़की अब भी अपना फैसला बदल सकती है, क्योंकि किसी विशालकाय जीव के साथ लड़ाई में उतरना उसके लिए नामुमकिन जैसा ही है। ऐसे ही यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ जो थी वो प्रिंसेस रैना थी और वे दोनों बस देखते रहते हैं। बुरा आदमी पूछता है कि वो इस तरह के मुकाबले के लिए क्यों मान गई, क्योंकि अगर वो हार जाती तो उसे काउंट से शादी करनी पड़ती और ये कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसे वो हल्के में ले सकती है। लेकिन वो कहती है कि उसने ये फैसला सोच समझ कर लिया, क्योंकि अगर उसने नहीं माना होता तो बहुत सारे रिफ्यूजी मारे जाते और भूखे मर जाते। दूसरे शब्दों में, सबको बचाने के लिए यही एकमात्र तरीका था। दोनों वहां बहस करते रहते हैं और बूढ़ा आदमी कहता है कि एक ऐसे बड़े से लड़ना जो टूट रहा है, जाहिर है जीतने के लिए काफी नहीं होगा। तुम रिफ्यूजी को इतनी बुरी तरह बचाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें अपनी जान की कोई कीमत नहीं है। और उसके ठीक बाद सैम का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो कहता है कि उन्हें अभी निकल जाना चाहिए। और उस जगह से गुजरते हुए वो कहता है कि वो पक्का कैटरीना नहीं है, इसलिए इसमें शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है ना। लेकिन फिर बूढ़ा आदमी कहता है कि वो बस खुद को बेच रही है। काउंट एक ऐसा आदमी है जो अपनी मनचाही चीज पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उसने कई बार रिफ्यूजी को धमकाया भी है। राजकुमारी के बिना रिफ्यूजी लाचार हो जाएंगे और जब तक माना स्टोन पूरी तरह से बदला नहीं जाता वो जायंट भी काम नहीं करेगा। उसे बूढ़े आदमी की बात जरूर सुननी चाहिए और वो कहती है कि उसे ये पता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान सकती, क्योंकि अगर वो बिना कोशिश किए हार गई तो कमजोर लोगों को बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। और उसी पल सैम बातचीत में बीच में ही बोल पड़ता है। पूछा कि क्या वो जायंट को देख सकता है, ये बताते हुए कि वो माना स्टोन और जायंट अभी भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तुरंत बूढ़े आदमी ने उसे राजकुमारी से दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि ये सब बहुत आसान लग रहा था और वे शायद काउंट के भेजे हुए हत्यारे थे। ये सुनकर हीरो अपना आपा खोने वाला था और फिलिप ने कहा कि वो लॉन परिवार का 15वां वंशज है। फिर भी बूढ़े आदमी को अभी भी शक था। उसने पूछा कि वे उन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन राजकुमारी री ने बूढ़े आदमी से एक तरफ हटने के लिए कहा और अपनी पिछली मुलाकात के लिए माफी मांगी। जाहिर है उसने पूरी बात सुन ली थी और भले ही